हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, हम जो है लेकर चल रहे हैं अपना रिवीजन सेशन, और जिसका आज होने वाला है कौन सा 5वां सेशन आज हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 4 सेशन आज से पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5वें सेशन की हमें यहाँ पर बात करनी है। तो 5वें सेशन के अंदर बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जहाँ से हमने छोड़ा था सेशन नंबर 4, उससे आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में आगे की चीज़ें देखेंगे क्या होती हैं। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर थे, जहाँ पर हम डाइजेशन देख चुके हैं, रेस्पिरेशन देख चुके हैं, नर्वस सिस्टम देख चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी देख चुके हैं। आज हमारा 5वां इसका सेगमेंट रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो ये हमारा एक्सक्रीशन के बारे में जो है सेगमेंट रहेगा पहले। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद स्केलेटन के बारे में, देन रिप्रोडक्शन, और हमारा खत्म हो जाएगा फिजियोलॉजी का सेशन। तो ये एक्सक्रीशन रहेगा, उत्सर्जन। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक बेसिक सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन होता है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजन से संबंधित अपशिष्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निष्कासित करना है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब बात आती है कि कौन कौन से हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। तो बेसिकली हम जो अगर इम्पोर्टेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो वो हम 3 प्रकार के देखते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं अमोनिया, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा यूरिया, और तीसरा नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा यूरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान हमें ये देना है कि 3 तरह के हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। तो इन तीनों के आधार पर हमने ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड को या पूरे हमारे लिविंग वर्ल्ड को 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी जो हमारा अमोनिया का उत्सर्जन करेगी, उस कैटेगरी को नाम दिया गया है अमोनोटैलिक, यानी कि अमोनिया उत्सर्जी। और जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उनको बोला गया है यूरियोटैलिक, यूरिया उत्सर्जी। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उनको कहा गया है यूरिकोटैलिक। तो 3 प्रकार की जो है हमारे पास ये कैटेगरीज आती हैं जिनके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। हम बात करें कि जो हमारे कशेरुकी जीव होते हैं, जो कॉर्डेट्स हैं, उनको हमने डिवाइड करा है 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो जो पहला है अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक की अगर मैं बात करूँ तो अमोनोटैलिक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं इम्पोर्टेंट। अमोनोटैलिक, और अमोनोटैलिक के अंदर रहेगा एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मोनोटैलिक के एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे, जैसे आपका हो गया फिश, मछली वर्ग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, सभी जो जलीय जीव होते हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, अमोनोटैलिक कहलाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूरियोटैलिक की, तो यूरियोटैलिक के अंदर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। और मैमल्स के साथ साथ एक और कैटेगरी आती है जो यूरिया का एक्सक्रीशन करती है, उसे कहा जाता है फ्रॉग। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अमोनोटैलिक जो हमने लिखा उसमें हमने लिखा एक्वेटिक एनिमल्स। इसके साथ साथ एक चीज़ और अपने को इम्पोर्टेंट लिखनी है, वो है फ्रॉग। यहाँ भी फ्रॉग लिखना है, यहाँ भी फ्रॉग लिखना है। डिफरेंस क्या है कि हमने ऑल एक्वेटिक एनिमल्स जो बोले अमोनोटैलिक के अंदर, उसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जो फ्रॉग होता है हमारा, फ्रॉग का जो लार्वा रहेगा, जिसको आपने नाम सुना भी होगा फ्रॉग के लार्वा का, इसकी जो लार्वल स्टेज होती है इसे कहा जाता है टैडपोल। तो ये जो टैडपोल लार्वा है ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ये जनरली पानी के अंदर ही इसका उत्सर्जन किया जाता है मेढक के द्वारा, और पानी के अंदर ही इसका डेवलपमेंट होता है। जब तक ये कंप्लीट फ्रॉग नहीं बन जाता, ये परमानेंट पानी के अंदर ही, वाटर के अंदर ही रहता है। तो इसलिए वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स का जो हमारा था उत्सर्जी अपशिष्ट वो अमोनिया था। तो इसलिए हम कह देते हैं कि फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज होती है, यानी टैडपोल जो होता है, उसमें जो उत्सर्जन रहेगा वो अमोनिया का रहेगा। और अगर बात करें एक अडल्ट फ्रॉग की, एक वयस्क मेढक की,
तो उसमें उत्सर्जित अपशिष्ट यूरिया रहेगा, वो यूरियोटैलिक कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक के एग्जांपल्स की बात करें तो यूरिकोटैलिक के अंदर हम बात करते हैं नंबर 3 यूरिकोटैलिक, और यूरिकोटैलिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास, एक तो हो जाएंगे बर्ड्स, और एक और हमारा वर्ग आता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग। ये दोनों के दोनों जो हमारे वर्ग होते हैं ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये यूरिकोटैलिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अमोनोटैलिक जो परमानेंट किस में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जो जल के अंदर निवास करते हैं, तो जो हमेशा जल के अंदर रहेंगे उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होगी उत्सर्जन के लिए, वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाटर उन्हें प्रॉपरली मिल रहा है तो इसलिए वो अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यूरिकोटैलिक की तो वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यूरिक अम्ल होता है हमारा, ये यूरिक अम्ल जल में अघुलनशील होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। तो इनसोल्यूबल इन अगर वाटर है तो सीधी सी बात है कि हम इसको घोल नहीं सकते हैं जल में, और इसके उत्सर्जन में जल की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट हमें मैक्सिमम रिक्वायर्ड होता है। किस लिए? एनर्जी का मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है इसको उत्सर्जित करने के लिए, इसको शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। इसमें आपको एक चीज़ और मैं अभी बताऊँगा, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ये तो हमारे हम बात करें अगर कोर्डेट्स की बात हो गई कि जो कोर्डेटा संघ था, लेकिन यहाँ पर एक आता है स्कॉर्पियन, आप सभी जानते होंगे, और एक आता है स्पाइडर। इन दोनों के अंदर आपसे पूछा जाता है कि इनका उत्सर्जित अपशिष्ट क्या होगा, तो ये किसका उत्सर्जन करते हैं? स्कॉर्पियन और स्पाइडर जो होते हैं ये उत्सर्जन करते हैं ग्वानिन का। हाँ बच्चों, ये वही ग्वानिन है जो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि आपने सुना होगा ना ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये वही ग्वानिन है जिसको ये उत्सर्जित करते हैं अपने शरीर से एज एक्सक्रीटरी वेस्ट। किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है, तो हमें सबसे पहले तो इनके बात करनी है कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है हमारा लीवर, यानी कि यकृत। नंबर 2 पर आता है हमारा ब्लड, और नंबर 3 पर इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है एक पार्ट जिसको कहा जाता है किडनी। तो ये 3 अलग अलग पार्ट हैं, लिवर यानी कि यकृत, ब्लड यानी कि हमारा रक्त, और किडनी का अर्थ हो गया वृक्क। तो ये तीनों पार्ट जो है काम करते हैं। क्या क्या काम होता है? सबसे पहला काम होता है लीवर का। ये क्या करेगा? ये सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल लेगा, सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं 2NH3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स का यूज़ करेगा, कोमा एक लेगा CO2 का मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ 3 ATP एनर्जी। इन सब की सहायता से ये क्या करता है? ये परफॉर्म करता है ऑर्निथिन साइकिल। या फिर इसे यूरिया साइकिल भी कहा जाता है। तो ये ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल परफॉर्म करता है, जिसके अंदर हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है यूरिया। और जैसे ही ये यूरिया बनता है, लीवर का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब काम आता है ब्लड का, जो लीवर से इस यूरिया को कहाँ पहुँचाएगा? किडनी तक पहुँचाएगा। किसकी सहायता से पहुँच जाएगा? वो ब्लड की सहायता से। तो यूरिया जो है वो लीवर में निर्मित हुआ और रक्त के माध्यम से किसके पास पहुँच गया? किडनी के पास पहुँच गया। अब किडनी क्या करेगी? अब किडनी के अंदर सारा प्रोसेस होगा। ये यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो हमारी ये वेन्स और आर्टरीज हैं, इनके थ्रू ब्लड पहुंचता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं कि किडनी के अंदर ब्लड जब पहुंच जाता है तो इसको फिल्टर करते हैं और इसमें से यूरिया को अलग कर लेते हैं,
और इस मूत्रवाहिनी के माध्यम से, इस यूरेटर के माध्यम से कहाँ भर देते हैं उसे, मूत्राशय में भर देते हैं, और इस मूत्राशय से हम यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस रहता है। अब थोड़ा सा मैं एक बेसिक सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ यूरिया साइकिल के बारे में कि यूरिया साइकिल में क्या क्या होता है। ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना है। सबसे पहले CO2 और अमोनियम मिलते हैं और दोनों मिलके बना देते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट। ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो होता है ये मिलता है ऑर्निथीन के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है बना देते हैं सिट्रुलिन। सिट्रुलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट में, आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में, आर्जिनिन जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन और यूरिया के अंदर। ये ऑर्निथिन फिर से इसी प्रोसेस में जो है चला जाता है, और कब होगा, जब इसके अंदर ऐड होगा कौन, वाटर। तो वाटर इसमें ऐड होगा। यहाँ पर जो है हमारा होता है एस्पार्टेट जो एक उत्प्रेरक का काम करता है, और यहाँ से एक प्रोडक्ट हम बाहर रिमूव कर देते हैं जिसको कहा जाता है फ्यूमेरेट। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसीजर को करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा यूरिया साइकिल का पार्ट होता है। इस यूरिया साइकिल में हमने क्या करा कि आर्जिनिन को जैसे ही वाटर अमाउंट प्रेजेंट मिला, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया के अंदर और ऑर्निथिन के अंदर। ये ऑर्निथिन फिर से उस मॉलिक्यूल के साथ जो कार्बामोइल फॉस्फेट हमने बनाया था, इस कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिलकर फिर से सिट्रुलिन बना देगा, और ये प्रोसीजर इस तरह से चलता रहेगा। दोबारा फिर यूरिया बनेगा, ऑर्निथिन बनेगा, और ये साइकिल के रूप में चलता रहेगा। और इसी को क्या कहा जाता है, ऑर्निथिन साइकिल, या फिर इसे कहा जाता है यूरिया साइकिल, जिसके अंदर निर्माण होता है यूरिया का। तो बच्चों ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डीपली जानते हैं चीज़ों को। डीपली क्या जानेंगे, बस मेन चीज़ ये है कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर लेकर चलेंगे। ओवरव्यू भी कैसे लेंगे, ये हमने बात पढ़ी है लीवर की, कि लीवर का काम अपना हो गया। अब किडनी तक उसने ब्लड को पहुंचा दिया। अब किडनी के पास जब पहुंचा तो सबसे पहले उसको ये मिला किडनी के अंदर, और ये कौन होता है, ये होता है हमारा नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु, जिसको कहा जाता है यूनिट ऑफ किडनी। तो एक बार नाम इसका लिख लेते हैं। इसको कहा जाता है नेफ्रॉन वृक्काणु, और ये होता है यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की या वृक्क की इकाई होता है वृक्क अणु। ये दिख भी रहा होगा आपको, नाम से ही पता चल रहा होगा, वृक्क अणु, वृक्क प्लस अणु। तो किडनी की इकाई किसे कहा जाएगा, नेफ्रॉन को कहा जाएगा। नेफ्रॉन के अंदर ये जो ऊपर आपको येलो कलर का ये सेगमेंट दिख रहा है, इसको कहा जाता है बोमन संपुट। क्या कहा जाता है, बोमन संपुट कहा जाता है। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ होता है जो इसके अंदर फैला हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से। और इसी के अंदर होता है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि निस्यंदन की जो प्रक्रिया है वो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भाग में होती है। और यहाँ से फिल्टर होने के बाद ब्लड इस पार्ट से होते हुए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से ट्रेवल करते हुए जो हमारा यूरिया है वो इस पार्ट में आ जाता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो अब हमारी ये जो पार्ट्स बचे हुए हैं, ये जो हमारी रेड कलर की आपको दिख रही होंगी आर्टरीज जो होती हैं, ये आर्टरीज इसके ऊपर पूरे पे ऊपर फैली होती हैं। तो इनका रीज़न क्या है फैलने का, इनका रीज़न ये होता है कि जो भी इस ब्लड के अंदर यूरिया होता है उसको तो छोड़ दिया जाता है वहीं पर, और ब्लड को सारे को यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो ब्लड जो है वो शुद्ध होकर चला गया है। अब हमारे पास कौन बचा, इसमें हमारे पास बचता है यूरिया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है वो ये कि सेपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड इज नोन एज, यानी कि रक्त से यूरिया को अलग करने की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन, निस्यंदन। और जब कभी अगर निस्यंदन ना हो रहा हो बॉडी के अंदर तो हम इसको आर्टिफिशियली भी करवाते हैं। तो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन को क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन को कहा जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस, या फिर हम इसे एक और नाम दे देते हैं, अपोहन। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि सेपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, रक्त से यूरिया को अलग करने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहा जाएगा? उसे फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहा जाएगा। और इस निस्यंदन को आर्टिफिशियली या फिर हम कृत्रिम रूप से जब हम करेंगे तो कृत्रिम रूप से जो निस्यंदन होगा उसको डायलिसिस या उसे अपोहन के नाम से जाना जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ समझते चलिएगा कि जब यहाँ से हमारा यूरिया आ रहा था तो यहाँ पर आकर इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। जिन जिन चीज़ों की यहाँ कमी है या फिर जो बाहर के एरिया में जो भी वेस्ट बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको ये पार्ट क्या कर लेता है? ऑस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है। कुछ चीज़ें जो यहाँ काम की नहीं है उनको क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब जब ये असेंडिंग हमारा लूप होता है, इस असेंडिंग लूप के अंदर जो कुछ NaCl अगर कम रह गया है या फिर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में NaCl पड़ा हुआ है तो ये NaCl इसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर हम कहें कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस होकर NaCl और KCl जैसे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। और इस नेफ्रॉन से होते हुए सारा का सारा जो यूरिन रहेगा वो चला जाता है इस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिकाएं। तो ये जो संग्राहक नलिका है इसी के जैसी बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं उपस्थित होती हैं किसके पास? किडनी के पास, क्योंकि किडनी के पास बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। तो ये संग्राहक नलिकाएं जो होती हैं वो इकट्ठी होकर अपना जो उत्सर्जन होता है वो डाल देती हैं इस येलो कलर की जो आपको पाइपलाइन दिख रही है जिसको हम कह रहे हैं यूरेटर। इस यूरेटर के अंदर जो है ये डाल देती हैं सारे के सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट। और जब इसके अंदर पहुंचता है यूरिन तो उसको हम मूत्रवाहिनी से लाकर किस में स्टोर कर लेते हैं? मूत्राशय में। और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। और यही होता है हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की प्रक्रिया। चलिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यूरिन की मैं बात करूं तो यूरिन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। जो यूरिन रहेगा हमारा, सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है इसका एवरेज अमाउंट, यानी कि नॉर्मल इसका अमाउंट कितना होता है, इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर ब्लड का यूरिन का जो है स्त्राव होता है या उत्सर्जन होता है। इसके पीएच मान की बात करी जाए तो पीएच जो होता है वो इसका 6.5 से 7.5 के बीच होता है। उसके बाद मैं कहूँ अगर कि जो यूरिन होता है इसके अंदर जो स्मेल होती है और इसका जो कलर होता है, सबसे पहली चीज़ तो स्मेल जो होती है वो यूरिनॉइड के कारण होती है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो अमोनिया के कारण होती है। अमोनिया के कारण गंध प्यारे बच्चों इस वजह से होती है क्योंकि जब हम बात करते हैं पब्लिक टॉयलेट्स की, सार्वजनिक शौचालयों की, तो वहाँ पर एक लंबे समय तक क्या है, अमोनिया जो है वो यूरिया जो है वो पड़ा हुआ है। तो जब यूरिया लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। और जब ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन के समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो अमोनिया था हमारे पास, एक एनर्जी थी, और तीसरा कौन था तीसरा? कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों ने मिलकर यूरिया साइकिल के अंदर फॉर्मेशन किया था ना यूरिया का। तो जब यूरिया बना था तो यही यूरिया तो टूट रहा है। अब एनर्जी
वो तो यहाँ निकलेगी नहीं। बचा कौन? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गंधहीन गैस होती है, उसमें हमारा जो है स्मेल नहीं होती है। तो जब गंधहीन है अमोनिया तो बचा कौन हमारे पास? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गंधहीन है तो बचा कौन? अमोनिया बच गई। तो वो अमोनिया जो होती है वो थोड़ी भारी गैस होती है और आसपास का जो वातावरण होता है वहाँ पर फैल जाती है, जिसके कारण एक तीक्ष्ण गंध वहाँ से आती है। तो सार्वजनिक शौचालयों से आने वाली तीक्ष्ण गंध का कारण अमोनिया गैस होती है, ना कि यूरिन के अंदर जो हल्की सी स्मेल आती है उसका कारण। उसका कारण होते हैं यूरेनॉइड्स। कलर जो होता है वो हल्का पीला रंग का कलर होता है, जो किसके कारण प्रेजेंट है? यूरोक्रोम के कारण प्रेजेंट है। किसके कारण प्रेजेंट है भाई? यूरोक्रोम के कारण। तो ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यूरिन के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं पाई जाती हैं, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हम सीधा सीधा कह सकते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स आर एब्सेंट। ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी किसमें? यूरिन में। तो जब ये सब चीज़ें यूरिन में नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कहीं से आती हैं, यूरिन के अंदर इनका एडिशन होता है, तो एडिशन होने पर सीधी सी एक बात हम कह सकते हैं कि भैया अगर ये यूरिन में आ रही तो कोई ना कोई डिसीज़ कोज करेंगी, कोई ना कोई रोग करेंगी। तो क्या क्या रोग होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम सेगमेंट यहाँ देख लेते हैं। चलिए, यूरिन रिलेटेड डिसीजेस की बात करेंगे। एक होती है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस हो जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो जाते हैं यूरिया के अंदर, यूरिन के अंदर, तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। एल्बुमिनोयूरिया, यानी कि यूरिया के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की प्रेजेंस हो जाती है। कीटोयूरिया, यानी कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट हो जाती हैं, फैट्स प्रेजेंट हो जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें हीमेटोयूरिया। हीमेटोयूरिया का मतलब क्या? हीमेटो, हीम, ब्लड, यानी कि आरबीसी की उपस्थिति। अगर आरबीसी प्रेजेंट हो जाती है तो उसे हीमेटोयूरिया कह देते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो जाती है तो उसे पायूरिया कह देते हैं। अगर अमाउंट ऑफ यूरिन कम हो जाता है तो उसे ओलिगोयूरिया कह देते हैं। अगर अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ जाता है तो उसे पोलीयूरिया कह देते हैं। अगर अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रीट होना बंद हो जाता है तो उसको एन्यूरिया कह देते हैं। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट, सिस्ट, कैलकुली या किडनी स्टोन की बात हम करें तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा जाता है वो ये कि इसका केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसका रासायनिक नाम क्या होगा किडनी स्टोन का? इसका होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। तो यहाँ तक ही हमारा ख़त्म हो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र के बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं। अगर इसमें से कुछ आपको देखना है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, या रोक के वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्योंकि बच्चों देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट आ जाता है उसको हम कह देते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट बोन्स हैं जिनके उपनाम होते हैं, जैसे किसी और नाम से भी उनको बुलाया जाता है। तो कुछ 3-4 बोन्स होंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्कल वाला ये भाग है, इस स्कल वाले भाग में एक बोन आती है
स्कल वाले भाग में क्रेनियम पार्ट आता है, एक कपाल का भाग आता है। तो क्रेनियम का काम अगर हम बात करें तो ये ब्रेन प्रोटेक्टर कहलाते हैं। ये जो बोन्स होती हैं ब्रेन प्रोटेक्टर बोन्स होती हैं, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, इसको सुरक्षित रखने का काम करती हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अगर इसी भाग में, यानी कि खोपड़ी वाले भाग में ही जो ऊपर ऊपर तक का भाग है, इसमें प्रेजेंट होती है एक बोन जिसको हम कहते हैं लेक्राइमल। लेक्राइमल जो होती है उस बोन को कहा जाता है टीयर बोन। क्यों? क्योंकि जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। ये होती है हमारे इस भाग में। इस भाग में जो है ये हमारी लेक्राइमल बोन होती, जहाँ से टीयर ग्लैंड रिलीज होती हैं, वहाँ से इनको हम देखते हैं कि ये आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो कंकाल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक कंकाल और एक होता है बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल के अंदर हड्डियों की संख्या जो होती है एक वयस्क में 206 होती है, बाह्य कंकाल में 0 होती है। बाह्य कंकाल में हम कार्टिलेजिनस पार्ट की बात करते हैं या फिर जो डेड सेल्स से डिपॉजिट होकर बना है उस भाग की बात करते हैं, जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म में बात करें हम, सींग हो गया, पंख हो गया, पंजा हो गया, आपने पशुओं में खुर देखे होंगे। ये सब जो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ये हो जाते हैं एक्सोस्केलेटन के। तो एंडोस्केलेटन के अंदर हम बोन्स की बात करते हैं 206, एक वयस्क में 206 होती हैं, एक बच्चे की बात करी जाए उसमें 270 होती हैं और एक नवजात शिशु की बात करी जाए तो उसमें 300 होती हैं। तो बच्चों ये हमारी नंबर ऑफ बोन्स हो गई। अब हम बात कर रहे थे एक्सियल स्केलेटन की, यानी कि अक्षीय कंकाल की। और अक्षीय कंकाल में पहला आता है खोपड़ी, यानी कि स्कल का भाग। और स्कल के अंदर दो बोन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, क्रेनियम बोन्स देख लिया हमने, कपाल की हड्डियाँ जो ऊपर का हिस्सा होता है जो मस्तिष्क को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद हमने बात कर ली कि जो हमारी आई ऑर्बिट के अंदर जो प्रेजेंट होती है लेक्राइमल बोन। उसके बाद हमारी आती हैं जैसे मैंडिबल हो गई या फिर कान के अंदर हमारी हो गई या फिर ये कंठिका हो गई जो एडम्स एप्पल के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो मैंडिबल है ये मैंडिबल जो होती है ये बहुत कठोर हड्डी होती है। और मैंडिबल कहा जाता है किसको? मैंडिबल कहा जाता है नीचे के जबड़े को। ये जो भाग है इसको मैंडिबल बोला जाता है। और मैंडिबल के अंदर जो दांत होते हैं, दांतों के अंदर एक पार्ट होता है डेंटाइन वाला जो बना होता है किसका, जिसको हम जो है एक तरह से हम कहें कि अगर इनेमल जो पार्ट होता है दांत का, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। पूरे शरीर में इससे कठोर कोई भी भाग नहीं होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग। तो बच्चों इस चीज़ को आप एक बार ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ये क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेगमेंट को। तो ये हमारा हो गया स्कल वाला भाग। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सबसे छोटी हड्डी जो है उसको देख लेना। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस जो कान के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके पास वाली ही जो इनकस होती है वो दूसरी सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्टेपिस और इनकस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्कैपुला आती है, क्लेविकल आती है। इन दोनों को ध्यान रखना है। जो स्कैपुला होती है, इस स्कैपुला को कहा जाता है शोल्डर बोन, शोल्डर बोन, या फिर कंधे की हड्डी हम कह सकते हैं शोल्डर बोन।
और जो आपकी क्लेविकल होती है, क्लेविकल को भी एक नाम दिया जाता है। क्लेविकल को क्या नाम हम देंगे? क्लेविकल को बच्चों कहा जाता है आपका क्लेविकल बोन जो होती है बेटा, उसको कहा जाता है कि जो हमारी कोलर बोन समझते हो ना आप, कोलर जो हमारे कोलर के नीचे से ट्रैवल कर रही है, आप देख भी पा रहे या कंधे से उठती है और ये आगे तक पहुंच रही है, ये वाली जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है क्लेविकल। और क्लेविकल को कहा जाता है कोलर बोन, यानी हमारे कोलर के नीचे से ट्रैवल कर रही है, इसलिए इसको कोलर बोन कहा जाता है। तो कोलर बोन के बाद एक आता है हमारा इसी का क्लेविकल का ही दूसरा नाम आता है, इसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। तो जो क्लेविकल रहेगी, क्लेविकल के दो नाम रहेंगे, एक इसे कहा जाता है कोलर बोन और दूसरा जो इसका भाग रहेगा वो इसे कहा जाता है ब्यूटी बोन। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्लेविकल को आपका जो है कोलर बोन और दूसरा नाम जो दिया जाता है वो होता है ब्यूटी बोन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गए इन दोनों हड्डियों के उपनाम। इसके बाद एक यहाँ पर आती है पटेला हड्डी। तो ये जो पटेला होती है, पटेला के बारे में हमें बात करनी है। जो पटेला है इसको कहा जाता है नी कैप, इसको नी कैप के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि नी कैप के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? पटेला को जाना जाता है। अब बात अगर आए कि घुटने को हड्डी कौन सी सुरक्षित रखती है, कौन सी हड्डी इसको प्रोटेक्ट करती है, तो घुटने को सुरक्षित रखने का काम किसका होता है बच्चों? नी कैप का होता है। नी कैप किसको कहा जाता है? पटेला को कहा जाता है। इसी तरह से हम बात करें अगर हथेली, ये हथेली वाला जो भाग है इसमें कौन सी हड्डियाँ होती हैं? तो ये आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रही होंगी कि एक तो ये भाग हो गया, ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो 5 हड्डियां हैं इनको क्या कहा जा रहा है? इनको कहा जा रहा है मेटाकार्पस। तो जो मेटाकार्पस हड्डियां होती हैं ये 5 होती हैं संख्या में और ये हथेली को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद एल्बो के अंदर अगर ये पूछा जाए ये कौन सी वाली हड्डी है, तो एल्बो के अंदर जो हड्डी प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है अल्ना बोन। कौन सा कहा जाता है? अल्ना बोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे यहाँ से। इसके बाद स्पाइनल कोड जो होता है, स्पाइनल कोड के अंदर आपको ध्यान रखना है, स्पाइनल कोड के अंदर अगर एक एडल्ट की हम बात करें तो एडल्ट के अंदर नंबर ऑफ बोन्स होता है स्पाइनल कोड में 26, लेकिन अगर एक चाइल्ड की हम बात करेंगे तो चाइल्ड में होती हैं 33, यानी कि 7 हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं बच्चे के अंदर, हमारे कशेरुक के अंदर। अब देखिए समझिएगा इस चीज़ को कि इसको हम याद रखने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं C7T12L5S1CO1। तो ये हमारा स्पाइनल फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इस स्पाइनल फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है स्पाइनल कोड के अंदर हड्डियों को जानने के लिए। C से बनता है सर्वाइकल, यानी गर्दन में जो उपस्थित होती हैं। T से बनता है थोरेसिक, यानी वक्ष में जो उपस्थित होती हैं। L से बनता है लंबर, जिनको कटी कहा जाता है। S से बनता है सैक्रम, जिसको त्रिक कहा जाता है। और CO से बनता है कॉकेक्स, जिसको पुच्छ कहा जाता है। अब ये जो नाम हमने लिखे हैं ये इतने प्रकार की हड्डियां हैं। सर्वाइकल की बोन्स होती हैं, सर्वाइकल की बोन्स कितनी होती हैं? 7 होती हैं। फिर उसके बाद थोरेसिक यानी वक्ष भाग की बोन्स होती हैं, कितनी? 12 होती हैं। उसके बाद लंबर की बोन्स होती हैं, कितनी होती हैं? 5 होती हैं। सैक्रम की बोन्स यानी त्रिक की भी हड्डियां होती हैं, कितनी? 1 होती है। और 1 होती है हमारी कॉकेक्स यानी कि पुच्छ भाग। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है स्पाइनल कोड का। बस इसमें एक चीज़ और आपको नोट करनी है इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि जो स्पाइनल कोड का सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी जो टुकड़ा होता है जिसे एटलस कहा जाता है, यही मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर देखिए
ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो मूवमेंट है, यानी एक सरफेस के ऊपर दूसरा जो गोल गोल करके मूव कर पा रहा है, तो इसको कहा जाता है पाइवोट जॉइंट। तो ये पाइवोट जॉइंट जो है वो किसके पास होता है, एटलस के पास होता है। एटलस सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिससे हमारी जो गर्दन है वो जुड़ी हुई रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा छोटा सा सेगमेंट हो जाता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमारी जो है बात आती है किसकी, जॉइंट्स की बात आती है। तो जॉइंट्स के अंदर सबसे पहला आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट्स में अगर कहूँ तो जो हमारी मेटाकार्पल्स रहेंगी, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स जो होंगी, इनके बीच में जो हमारा जॉइंट रहेगा उसको हम कहेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। यानी कि जो हमारी कार्पस हैं या फिर हमारी जो टार्सल्स हैं, इनके बीच में जो जॉइंट होगा, यानी कि यहाँ वाला ये जो जॉइंट है, इधर में भी इसी तरह से ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये जो जॉइंट होंगे इनको कहा जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके बाद आता है हिंज जॉइंट। ये दिख रहा होगा यहाँ पर, मूवमेंट आपको पता चल रही है। यानी कि हम एक इस तरह सरफेस को यूं मोड़ लेते हैं, 90 डिग्री पर कोई भी एंगल जो है हमारा बन सकता है। यानी कि यहाँ से सीधा होके ये ऊपर तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ सीधा हो गया, यहाँ इस तरह से सीधा था। तो इसके अंदर जो ये मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट वाली जो भी बोन्स होंगी उनके अंदर हमारा कौन सा जॉइंट होगा, हिंज जॉइंट होगा। ये हो गया जैसे हमारी कोहनी के अंदर हम हाथ को सीधा कर पा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 90 डिग्री के एंगल पे हो गया, ये हमने सीधा करा तो ये 180 डिग्री के अराउंड चला गया। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे का जो मूवमेंट है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, हिंज जॉइंट कह रहे हैं। यही हमारे पैर में भी होता है। इसके बाद बात करें पाइवोट जॉइंट, ये तो हम देख ही चुके हैं कि जो हमारी एटलस होती है उसके ऊपर जो खोपड़ी वाला भाग रखा होता है वो इस तरह से मूव, हमारी जो गर्दन ये इस तरह से मूवमेंट कर रही है। ये गर्दन का जो मूवमेंट है ये कौन सा जॉइंट है, ये हमारा पाइवोट जॉइंट है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर नेक्स्ट जो है एलिप्सॉइड जॉइंट, ये आपका एलिप्सॉइड होता है ये वाला, जो इस तरह से हम मूवमेंट करवा पा रहे हैं हाथ का, यानी आगे पीछे भी हो रहा है, लेफ्ट राइट भी हो रहा है, तो ये जो है एक राउंड मूवमेंट भी हो रहा है, तो ये एलिप्सॉइड मूवमेंट होता है। ये होता है आपका मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में। इसके बाद बात करें अगर सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट जो होगा, सैडल जॉइंट्स रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से, यानी कि आगे की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। या फिर हम बात करें कि इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये हमने हाथ मोड़ा, ये हमने हाथ मोड़ा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा लगभग 180 डिग्री पे क्या कर पा रहे हैं, मूव करवा पा रहे हैं। तो ये जो हमारा जॉइंट हो गया, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी कौन सी है, यहाँ पर कौन सी होती है, रेडियस के पास हमारी बोन्स ये होती हैं, रेडियस और अल्ना यानी हाथ में होती हैं, तो इनके पास में हमारा ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को कहा जाता है क्या, सैडल जॉइंट। इसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये तो बहुत ही आसान है, तो आपको दिख भी रहा होगा, ये जो इसके अंदर दिखाया गया है, ये हम बात करें तो इस तरह से हाथ उठा पा रहे हैं, आगे भी कर पा रहे हैं, पीछे भी काफ़ी हम ले जा पा रहे हैं, और मूवमेंट जो है राउंड भी करवा पा रहे हैं। तो ये जो राउंड मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, या फिर जो हमारे ही पोर्शन में होती है, वो कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको समझ के रखिएगा। अगर आपसे कोई जॉइंट पूछा जाए तो आंसर गलत आपका नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें दो चीज़ें और याद रखनी है। पहली चीज़, बोन टू बोन कनेक्टिविटी, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और नंबर 2 पर हम बात करें अगर, बोन टू मसल, बोन टू मसल आपको जोड़ने का काम करता है टेंडन। तो ये बच्चों हमारा छोटा सा हो जाता है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, देखते हैं ये आ गया बेटा अपना
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाननी है वो ये कि हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन वर्ड क्या होता है, रिप्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है कि एक किसी भी जनरेशन के द्वारा उसके बिल्कुल वैसे ही ऑफस्प्रिंग पैदा करना, वैसे ही बच्चों का निर्माण करना या वैसे ही पीढ़ी अगली फिर से निर्मित करना, ये हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब प्रजनन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास दो प्रकार का निकल कर आता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल। इसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन और जो दूसरा रहेगा उसको कहेंगे अलैंगिक प्रजनन। तो ये दो प्रकार का प्रजनन हम देख रहे हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो इन दोनों में क्या होता है एक बार समझते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हमारा आएगा। अब इस दोनों प्रकार की जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है। तो शॉर्ट में हम समझेंगे कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ हमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेल और फीमेल जब होंगे तो इन दोनों के फ्यूजन से ही कौन सा हमारा लैंगिक प्रजनन होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो हमारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब दूसरी चीज़, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसको एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमने ये जो PDF में लगाया हुआ है, तो देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन इसका पहला सेगमेंट आता है, और फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसके कितने फेज हैं, किस तरह से उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज़, फेजेस जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला फेज होता है बच्चों गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो गैमेटोजेनेसिस होता है यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, या हम बात करें कि युग्मनज का निर्माण। तो गैमेट फॉर्मेशन दो तरह से हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हो रहा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो ये स्पर्म और ओवम दोनों का जो फॉर्मेशन होता है उसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। मेल के गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के गैमेटोजेनेसिस को oogenesis कहा जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जो oogenesis है ये कब होता है, या फिर हम कहें कि प्यूबर्टी कब होती है। तो प्यूबर्टी जो होती है वो फीमेल्स के अंदर लगभग 11 वर्ष की उम्र में और मेल के अंदर लगभग 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होती है। तो किशोरावस्था इसको प्यूबर्टी को कहा जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा वर्ड आता है मीनोपॉज। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हिंदी में कहा जाता है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का मतलब क्या है कि फीमेल के अंदर 11 वर्ष की आयु में क्या बनना शुरू हो गया, oogenesis स्टार्ट हो गया, यानी कि ओवम बनना स्टार्ट हो गया। अब ये ओवम लगातार बनता रहेगा, हर महीने बनेगा। इसका प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कहते हैं 28 दिन का, जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन भी होता है, ओवम मैच्योर भी होता है, और मैच्योर होकर स्पर्म न मिलने के कारण वो वहाँ से रिलीज होकर बॉडी से बाहर रिमूव भी हो जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इस कंडीशन को लगातार हम 11 वर्ष की एज से शुरू करते हैं और कंटिन्यू कराते हैं कहाँ तक, मीनोपॉज तक। और ये मीनोपॉज जो होता है ये होता है अप टू एज ऑफ 45 to 50, यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र तक जो ये oogenesis का प्रोसेस हो रहा था, इस oogenesis के प्रोसेस को फाइनली हम कहाँ जाकर रोक देते हैं, 45 से 50 वर्ष की उम्र में, और इसी को कहा जाता है रजोनिवृत्ति या फिर मीनोपॉज। ठीक है,
तो ये पहले स्टेज थी हमारी, पहला फेज था। उसके बाद दूसरा होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पर्म्स रीच टू फीमेल बॉडी, यानी कि महिला के शरीर तक या फिर मादा के शरीर तक शुक्राणुओं का पहुंचना, यही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। भाई सीधी बात है, अगर स्पर्म पहुंच गया है फीमेल बॉडी के अंदर तो वहां पर वो किससे फ्यूज होगा, ओवम से होगा। कहां पर होगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। या फिर हम बात करें, अगर इस डायग्राम से मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा, ये हो गई हमारी ओवरी, ये दोनों ओवरीज हैं। अब इस ओवरी से ये हमारी जो है, यहां से जब हम निकालते हैं ओवम को, यहां पर ओवम का निर्माण हो रहा है, इस ओवम को यहां से निकाला जाता है यहां पर, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है। तो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, हमेशा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, मेल यानी मेल से स्पर्म और फीमेल से अगर ओवा आपस में मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे, यानी कि एक युग्मनज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये युग्मनज का भी यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगला फेज क्या कहता है, अगला फेज कहता है इम्प्लांटेशन। अब देखिए अगर जाइगोट बना है तो जाइगोट बनने के बाद वो अटैच होगा कहां पर, वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि जो गर्भाशय होगा उसकी दीवार के साथ जब हमारा जाइगोट चिपक जाएगा, उस फेज को क्या कहते हैं हम, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। उसके बाद आता है गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है, गेस्टेशन तो ये है बस प्रेगनेंसी, इसी को गेस्टेशन कहा जाता है। यानी 9 मंथ का जो प्रोसेस होता है जिसमें जाइगोट का जो है स्टेप बाय स्टेप जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, गेस्टेशन। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस थे। इसके बाद जो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन के अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन को क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहली चीज उसको कहा जाता है कि किस प्रकार का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि लैंगिक प्रजनन है। एक मेल और एक फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है एक यंग वंश को प्रोड्यूस करने के लिए, एक यंग वंश को बर्थ देने के लिए। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, विविपेरस है। विविपेरस ये क्या होता है, ये दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। तो ओविपेरस और विविपेरस नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओवी यानी कि ओवम की बात हो रही है, और ओवम की बात करें तो हम यहां पर कह देते हैं कि एग, अंडा। तो अगर जो भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करता है और वो एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, अंडे की तरह से जो है जनन करता है, तो उस जनन को कहा जाता है ओविपेरस। और जिन भी जीवों में जो प्रजनन है उसके अंदर अंडा न बनके डायरेक्ट जाइगोट या फिर हम बात करें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसको कहा जाता है विविपेरस। अभी आप सभी को भी पता है कि अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हम अंडे तो देते नहीं हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप का है, विविपेरस टाइप का। उसके बाद तीसरा में क्या बोला, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो जब मेल और फीमेल की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक आदमी या एक इंसान जो होगा वो या तो मेल हो सकता है या वो इंसान क्या हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो इसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल के अंदर अपने होंगे और फीमेल के अंदर अपने होंगे, जब भी तो इन दोनों के फ्यूजन से जो है नया हमारा एम्ब्रियो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, विविपेरस टाइप का रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का है, डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स, एक मेल स्ट्रक्चर होगा
एक फीमेल स्ट्रक्चर होगा, और दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। यानी कि हम बात करें अगर वो आइडेंटिकल सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, मेल बॉडी अलग शो होगी, फीमेल बॉडी अलग शो होगी। अगर हम फिजिकल कैरेक्टर्स की भी बात करें तो मेल जो होते हैं वो थोड़े से एनलार्ज्ड बॉडी, फीमेल थोड़ा सा शॉर्ट बॉडी रहता है। इसके अलावा हम बात करें जो थोरेसिक पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर वो ग्रोइंग होता है, यानी कि उभरा हुआ रहता है, लेकिन मेल की बात करें तो फ्लैट रहता है। इसी तरह से जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मेल के जेनाइटल ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन अलग होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर अलग होने के कारण इस रिप्रोडक्शन में डाइमॉर्फिज्म भी ऐड किया जाता है। अब 3 तरह की चीजें यहां पर आती हैं, इनको समझ लीजिए, फिर हमारा रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। सबसे पहला क्या, सीमन इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। देखिए यहां पर मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। अरे भैया रुक जाओ, अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमने बोला कि ये जो हमारे स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर जो हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे वृषण होते हैं, वृषण कोश के अंदर, इसमें हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? इसमें हम फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। तो शुक्राणु का जो निर्माण है वो टेस्टिस के अंदर हो रहा है, लेकिन जब हमारा वो स्पर्म बाहर आता है बॉडी से तो हम उसको स्पर्म ना कह के उसको सीमन कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से जो स्पर्म बना वो स्पर्म यहां से ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचा? यहां पर। अब जब यहां पर हमारा स्पर्म पहुंचता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक तो है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होता है सेमाइनल वेसाइकल। तो ये दोनों की दोनों जो पार्ट हैं सेमाइनल वेसाइकल के अंदर भरे होते हैं फ्लूइड्स। तो जब ये फ्लूइड्स आते हैं किसके पास? स्पर्म के पास, तो हम कह देते हैं कि अब तक तो ये स्पर्म था, लेकिन जब सेमाइनल फ्लूइड इसके अंदर मिल गया और स्पर्म, ये दोनों चीजें जब आपस में मिली तो हमने बोल दिया कि ये जो हमारा स्पर्म था अब ये स्पर्म ना होकर ये क्या बन चुका है? सीमन बन चुका है। क्या बन चुका है? सीमन बन चुका है। तो यही हमने बोला है कि स्पर्म जो होता है उसके साथ अगर सेमाइनल फ्लूइड को हम मिला दें तो सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? सीमन का निर्माण कर देते हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसमें हमने बोला ट्यूबेक्टोमी। भाई देखिए, आपने सुना होगा कि मेल और फीमेल के अंदर ऑपरेशन करवाया जाता है। यानी कि आप अक्सर सुनते होंगे कि फीमेल्स के अंदर जो है, फीमेल ने जो है दो, भाई एक लड़का एक लड़की कर लिया। हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है, एक लड़का एक लड़की पैदा हो गए, ठीक है, लड़की का जो है ऑपरेशन करवा दो और बच्चा हमें नहीं चाहिए। वो ऑपरेशन वास्तव में होता क्या है? उस वर्ड को, उसी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या रहेगा? ये देखिए इधर, ये हमारी कौन है? फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब जो रहेगी हमारी, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमने बोला कि यहां से जो है स्पर्म एंटर होता है और इस भाग से ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचता है? ओवरी के पास। या फिर हम बात करें कि इधर से रूट वो ले लेता है इधर वाला, तो कहां पहुंचता है? ओवरी के पास। और ओवरी के पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ओवम का, अंडे का। तो अंडा और स्पर्म ये दोनों मिलकर ही तो जाइगोट या एम्ब्रियो का निर्माण कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भैया इससे निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस ट्यूब को ही यहां से काट देंगे। इस ट्यूब को ही हम क्या करेंगे? यहां से काट देंगे और इसके दोनों सिरों को फोल्ड करके, इसको इधर फोल्ड कर दिया जाएगा, इसको इधर, और इनको यहां अच्छे से बांध दिया जाता है। अब ये बांधने के बाद अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ा। जो स्पर्म यहां आया था, यहां से जो ट्रेवल करके जा रहा था ओवरी तक, अब इनका बीच का कनेक्शन क्या हो गया? कट गया। अब बीच का कनेक्शन अगर कट गया, यहां पर इधर से बाउंड हो गया, यहां पर इधर से बाउंड हो गया, तो ना तो यहां से ओवम रिलीज हो पा रहा है, वो बॉडी से बाहर आ पा रहा है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहां पे क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। इधर की हम बात करें तो यहां पर भी क्या, जो स्पर्म यहां तक जा रहा था और वापस आ जाता है, या फिर यहां पर पड़ा पड़ा अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। और इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? इस कंडीशन को बच्चों हम कह रहे हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्यूबेक्टोमी की। इसके बाद एक तीसरा वर्ड और है,
वॉसेक्टोमी। वॉसेक्टोमी क्या होता है? ये तो बात हुई थी फीमेल की, अब हम बात करेंगे मेल बॉडी की। मेल बॉडी के अंदर देखिए एक टर्म आपको दिख रही होगी यहां पर, जिसको हम कह रहे हैं वास डेफरेंस, एक नलिकानुमा संरचना जो यहां से ये स्पर्म लेकर जा रही थी, और ये स्पर्म जो है इस भाग से होते हुए हम यूरेथ्रा से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर हमने क्या बोला कि ये जो वास डिफरेंस है, अगर हम इसी का कनेक्शन काट दें, यानी कि इसको हमने क्या करा, यहां से काट दिया, यहां पर ब्लॉकेज कर दिया हमने दोनों तरफ से, तो मुझे बताइए कि जब ये ब्लॉक हो गई तो क्या यहां से स्पर्म निकलकर ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। और स्पर्म जब तक नहीं जाएगा तब तक सीमन क्या रहेगा, वो तो न्यूट्रल रहेगा, उसके पास ऐसी टेंडेंसी है ही नहीं कि वो जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवा सके। तो इसलिए हम वास डिफरेंस को काट देते हैं और काटकर दोनों सिरों को मोड़ते हैं और बांध देते हैं, और इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, इस कंडीशन को हम कह रहे हैं वॉसेक्टोमी। फीमेल्स के अंदर कट एंड टाइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी। कट एंड टाइड ऑफ वास डिफरेंस इज नोन एज वॉसेक्टोमी। तो ये है बच्चों अपना छोटा सा रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन, और इसके साथ ही हमारी जो फिजियोलॉजी है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा उसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम अपना जो है यहीं पर रोकते हैं ये सेक्शन, क्योंकि फिजियोलॉजी का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों तैयारी करते रहिए, और आई होप कि आप जो है लगे हुए होंगे तैयारी में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती हैं, प्लीज उन्हें सिर्फ 10 दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और इन 10 दिन में जितनी आप मेहनत कर सकते हो वो कर डालिए, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। थैंक यू बच्चों।